अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कैसी लगी आपको गपशप विद मिल्हा की फ़र्स्ट एपिसोड? आज हम गपशप विद मिल्हा की सेकंड एपिसोड में हैं और आज का टॉपिक जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ एक फ़ैक्ट शेयर करना चाहूँगी। एक इंसान तकरीबन करोड़ों बल्कि खरबों सेल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को सेल्स के बारे में नहीं पता कि सेल्स होते क्या हैं। ठीक है, उर्दू में इन सेल्स को हम खलिए कहते हैं। अब खलिए क्या है? जिस तरीके से एक बिल्डिंग छोटे छोटे ब्लॉक से या छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती है, इसी तरीके से इन खलियों या फिर सेल्स से मिलकर इंसान बनता है। एक ऑर्गन बनाने के लिए भी मिलियन सेल्स चाहिए हो सकते हैं और पूरे इंसान बनाने के लिए भी आई डोंट नो हाउ मच सेल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ज़िंदगी हमारी स्टार्ट होती है वन सेल स्टेज से, यानी एक सेल स्टेज होती है और इसके बाद फिर वो मल्टीप्लाई करता जाता है और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी इंसान बन जाता है। ठीक, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीन्स एंड डीएनए। ठीक, खलियों के बारे में या सेल्स के बारे में मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू इसलिए दे दिया बिकॉज जीन्स या डीएनए जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो सेल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एज यू कैन सी दिस पिक्चर इज़ बेसिकली अ कंपेरिजन कि एक सेल एक इंसान है जो कि ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ ये शो किया जा रहा है कि इन ब्लॉक्स को आप एज्यूम कर लो कि ये सेल्स हैं। ठीक है, इन द सेकंड पिक्चर यू कैन सी दैट कि ये क्या है, सेल्स हैं। इससे बनकर एक इंसान बना होता है। तो अब सेल का अगर हम एक बेसिक सा बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर देखें, बिकॉज हेयर वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, वी आर जस्ट गेनिंग सम अवेयरनेस एंड सम नॉलेज। ठीक, सो अब इस बेसिक से सेल्यूलर स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। ओके, तो ये एक पिक्चर है जिसमें आप दो टाइप के सेल्स देख सकते हैं। ठीक है, एक सेल बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, और दूसरा सेल बाकी जानदार यानी कि इंसान, पौधे और बाकी इंसेक्ट्स हैं, बाकी बर्ड्स हैं, उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो किया जा रहा है और यहाँ पे सेंटर के अंदर एक ये स्ट्रक्चर है। ठीक, इस स्ट्रक्चर को जो कि यूकैरियोटिक सेल में आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के सेंटर बेसिकली। और ये प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा भी डिटेल से बात करते हैं। ये बेसिकली वही चीज़ है जिसके बारे में हमने आज इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। सो न्यूक्लियस के अंदर जैसे आप इस नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या मौजूद है, डीएनए मौजूद है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए मौजूद है। सही है। सो इस डायग्राम में जो कि हमने ऊपर देखी थी, तो ये जो बैक्टीरियल सेल्स हैं इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस टाइप स्ट्रक्चर, तो उनका जो डीएनए है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म यानी जो सेल के अंदर का मटेरियल है। ठीक, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल अबाउट दैट। सही। सो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, आपका डीएनए मौजूद है। और डीएनए क्या होता है? बेसिकली डीएनए इज़ द इनहेरिटेंस मटीरियल। ठीक है, इनहेरिटेंस मटीरियल यानी वो चीज़ जो कि लेट मी राइट इट हियर, इनहेरिटेंस का मटीरियल है। ठीक है, यानी वो चीज़ जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में और ऑफस्प्रिंग से उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा होता है। मतलब ये वो मटीरियल है जो हमें हमारे दादा दादी, नाना नानी और उनके भी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होता हुआ आ रहा है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जो डीएनए है कह लो वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। जिस तरह हमारा एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा डीएनए है। डीएनए में हमारी सारी मालूमात स्टोर्ड होती है। किस तरीके से कि अगर आप किसी के डीएनए लेते हो, ठीक है, और उसको इंटरप्रेट करते हो, तो आप उसके थ्रू आप एक पूरे इंसान को सोच सकते हो कि वो इंसान कैसा होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है उस एनालिसिस के अंदर बहुत डेप्थ की ज़रूरत होती है, लेकिन डीएनए हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन कि उस इंसान की बॉडी कैसी होगी, उसकी हाइट क्या होगी, उसकी क्या इंटेलिजेंस होगी, उसका आई कलर क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग। इवन उसकी बॉडी में फंक्शन जो होंगे वो किस तरीके से होंगे, कौन से फंक्शंस होंगे, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ रिटन विद इन द डीएनए। ठीक है, सो कह सकते हैं हम कि डीएनए जो है आपका एक रिटन स्क्रिप्ट है कि आपकी बॉडी ने आगे लाइफ में किस तरीके से परफॉर्म करना है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, और उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को, जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होती है, जाहिर सी बात है उससे उतना ही सेफ रखना होता है। सो अल्लाह ताला ने उस डीएनए को हमारे न्यूक्लियस के अंदर स्टोर कर दिया है ताकि साइटोप्लाज्म,
ठीक है, यानी सेल के अंदर का जो बाकी मटेरियल है उसमें अगर कोई टॉक्सिन, अगर कोई वायरस, अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि उस डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है वो आती है तो उसे डायरेक्टली डीएनए तक का एक्सेस ना मिले, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसे हमारे न्यूक्लियस के अंदर स्टोर कर दिया है। ठीक है, सो न्यूक्लियस के अंदर कह लो एक डीएनए पड़ा हुआ है। ठीक, अब जो डीएनए है ना वो थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, सही है। इस डीएनए की आपने बहुत सारे उसमें डायग्राम्स देखी होंगी, इस तरीके का एक मटेरियल है। ठीक है, ट्विस्टेड बैंड्स जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है और ये इतनी क्वांटिटी में होता है कि सम स्टडीज सजेस्ट दैट कि अगर एक ह्यूमन के तमाम तर सेल्स के अगर हम डीएनए को ओपन करते हैं, ठीक, तो उस डीएनए की लेंथ इतनी होगी कि वो चांद तक जाकर 7 बार जाएगा चांद तक। ठीक है, मतलब जाकर वापस आ जाएगा एंड देन फिर अगेन अर्थ के ऊपर वापस आ सकता है, इतनी लंबाई है। ठीक, सो अज्यूम दैट एक इंसान के अंदर इतना सारा डीएनए अल्लाह ताला ने कैसे फिट इन किया हुआ है, सही। सो इसके फिट इन होने के लिए क्या मौजूद है कि इसकी हुई हुई होती है कॉइलिंग। ठीक है, जिस तरह जैसे आपका डीएनए है, सही, इस डीएनए की हुई हुई होती है कॉइलिंग, मतलब ये जिस तरीके से हम एक सुई, हमारा जो एक बेसिकली धागा होता है, ठीक है, जिससे कपड़ों की सिलाई होती है, उस धागे की एक रॉड होती है जिसपे हम धागा ऐसे लपेटते हैं। इसी तरीके से ये डीएनए भी क्या कुछ प्रोटीन्स के ऊपर लिपटा हुआ होता है और एक छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा सा डीएनए फिट इन हो चुका होता है। ठीक है, और इस डीएनए को इसमें रखने का मकसद ये है कि इसे प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अच्छा, अब बात ये आती है कि इसे प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। इस सवाल के ऊपर हम थोड़ा सा देर में आते हैं। पहले हम देखते हैं कि फर्दर कि भाई अब एक और टर्म सुनने को हमें मिलती है क्रोमोसोम्स, सही। सो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, देखें, जब भी हमारे घर में हमने कोई शिफ्टिंग करनी होती है या हमने एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रांसफ़र करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। कॉम्पैक्ट करने से मुराद ये है कि उसको पैक करके एक साइड के ऊपर रख के आसानी से हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऐसे ही होता है बिल्कुल इसी तरीके से जब आपके सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, यानी एक सेल ने 2 सेल बनाने, मैंने आपको बताया कि एक इंसान एक सेल से स्टार्ट होता है और मल्टीपल सेल्स उसके बन जाते हैं। तो किस तरीके से होता है कि इनिशियली आपके पास सिर्फ एक सेल होता है, सही है। अब ये सेल डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स के अंदर। अब ये जो 2 सेल्स हैं ये फर्दर हर सेल 2 के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो यू कैन मल्टीप्लाई इजीली कि एक सेल से मल्टीपल कितने सेल्स बन सकते हैं। तो जब भी सेल मल्टीप्लाई करने के फेज़ में होता है तो अल्लाह ताला ने इन सेल्स के अंदर क्या खुसूसियत रखी कि जो डीएनए इसके अंदर ऐसे ऐसे करके कॉइल फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ था, ये डीएनए अपने आप को पीसेस में तोड़ता है और फर्दर कॉइलिंग करवाता है इस तरीके से कि आपके प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में आ जाता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ जब सेल डिवाइड हो रहा होता है आपको जब ही नज़र आता है, वरना ये आपको विजिबल नहीं होता। ठीक, अब क्रोमोसोम यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो आपका स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये एक क्रोमोसोम है। ठीक, हर स्पीशीज़ के अंदर, ये कह लो हर मखलूक के अंदर, जैसे कि इंसान है, कैट्स हैं, बर्ड्स हैं, डॉग्स हैं, इनकी भी अलग अलग कैट्स और बर्ड्स में स्पीशीज़ होती हैं। इसी तरीके से जैसे इंसान है तो इन सब का एक फ़िक्स क्रोमोसोम नंबर होता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर उससे ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम्स, अगर उससे कम होगा तो भी प्रॉब्लम। सो ह्यूमन्स के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम से ज़्यादा अगर 47 हो जाए तो भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर 45 हो जाए तो भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। सो अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से रखी है, सही। सो ये क्रोमोसोम्स की मैंने आपको बात बता दी। अब आती है एक और चीज़ जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि भाई जीन क्या है। ठीक है, जीन के बारे में जब मैं 9th क्लास में हुआ करती थी तो मैंने हमेशा बुक में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाई जीन्स आर अ बीडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट अंडर डीएनए। अब पहले तो मुझे नहीं समझ में आता था कि डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीन्स क्या है, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम केपेबल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ऑल ऑफ दीज टर्म्स। जाहिर सी बात है एट दैट लेवल देयर वाज नो वन टू टीच मी लाइक दैट, मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। दिस इज़ ऑल दैट आई सेल्फ लर्न एंड बाकी हमने बाकी लेवल्स के ऊपर यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आके सब चीज़ें सीखी हैं। सो लेट्स इंटरप्रेट दिस टर्म जीन। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डीएनए क्या है, जब सेल आपका डिवाइड हो रहा होता है तो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और जब सेल डिवाइड हो जाता है मतलब 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, अब जो आपका डीएनए है वो वापस यानी जो क्रोमोसोम है अनकॉइल होता है, यानी खुल जाता है और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर भर जाता है। ठीक है, दोबारा से ऐसे ही होता है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर। तो ये कब होती है, ये डायग्राम की कंडीशन, ये हालत कब होती है सेल की, जब ये सेल डिवाइड करने के फेज़ में होता है। वैसे नॉर्मली ये ऐसे नहीं होता, बल्कि ऐसे करके फिल इन हुआ होता है इसके अंदर क्रोमैटिन या डीएनए।
ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, ऑब्वियसली डीएनए से बना हुआ है। अब जीन्स क्या है, जीन्स क्या है बेसिकली, ये आपका कह लो वो फैक्टर है जो हमारी कह लो बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ये वो फैक्टर है। जीन्स अगर किसी चीज़ की ना हो तो वो फंक्शन हमारी बॉडी में हो ही नहीं सकता, और अगर किसी चीज़ की जीन्स आपकी बॉडी में मौजूद हों तो उसका फंक्शन आपकी बॉडी में हो रहा होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना भाई इनके अंदर इनका तो ये मसला जेनेटिक है, ठीक है, कुछ फैमिलीज़ में कुछ डिजीज़ होती हैं, तो मतलब क्या है कि उस डिजीज़ की जीन उनकी फैमिली में, ठीक है। होपफुली आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी कि जीन क्या है, ठीक। तो जीन कहाँ मौजूद है, किस तरह होती है, तो जो डीएनए है, ये वाला जो डीएनए हमने जिसकी बात की, ठीक है, इस डीएनए के ही कुछ सेगमेंट्स, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा है, ठीक है, ये किसी ना किसी स्पेसिफिक काम में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, कोई ना कोई काम करे होंगे, इसे हम क्या कह देंगे, ये क्या है, जीन है, ठीक है। होपफुली मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर आपका ये वाला सेगमेंट है, ये भी एक कोई काम कर रहा है, ठीक है, इसे भी हम क्या कहेंगे, ये भी एक जीन है। तो होपफुली आपको बात समझ में आएगी कि जैसे ये वाला सेगमेंट भी कोई काम कर रहा था, ये सेगमेंट भी कोई काम कर रहा था, तो इन सेगमेंट्स को हम जीन कहते हैं, ठीक है। मतलब जीन कोई और अलग से चीज़ नहीं है बल्कि डीएनए के इटसेल्फ सेगमेंट्स। अब डीएनए बनता कैसे है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि भाई इसकी मॉलिक्यूलर या केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक। हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि भाई डीएनए है क्या, किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, क्या करवाता है, क्या नहीं करवाता। अब ये जो जीन्स है ना आपकी, ये आपकी बॉडी का हर फंक्शन कंट्रोल करिए, ठीक है। इवन जो आपकी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, आपकी जो हाइट है, इंटेलिजेंस है, आईक्यू है, आपकी जो आई कलर है, स्किन कलर है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस जीन्स, ठीक है। हर चीज़ की जीन्स होती हैं और कुछ चीज़ों के लिए एक से ज़्यादा जीन्स मौजूद हैं, ठीक है, जो उस चीज़ को कंट्रोल करिए। कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही जीन मौजूद है, और जिन लोगों में वो एक ही जीन नहीं पाई जाती तो उस चीज़ की कमी से या उस फंक्शन की कमी से उन्हें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है। होपफुली मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ ये भी एक और पिक्चर है जो आपको क्लियर कट समझा रहा है कि ये आपका जैसे एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, अगर क्रोमोसोम को हम अनकॉइल करते हैं तो वो डीएनए से मिलकर बना है, और डीएनए के अंदर आपके पास कोई भी सेगमेंट है जो किसी का कोई प्रोसेस करवा रहे हैं उसे हम जीन कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली डीएनए का ही सेगमेंट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जीन आपका स्ट्रक्चरल यूनिट है, या हम कह सकते हैं बेसिकली फंक्शनल यूनिट है, नॉट स्ट्रक्चरल, डीएनए का, ठीक है। अब आ जाती है बात कि भाई ये डीएनए को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो डीएनए को प्रोटेक्ट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस डीएनए के अंदर चेंजेस आ जाए, ठीक है, इस डीएनए में चेंजेस आने का मतलब है कि आपकी पूरी बॉडी में चेंजेस आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक जीन थी, ठीक, जिसका मैं आपको ऐसे सिंपल करके दिखाती हूँ, जैसे डीएनए के भी ना अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक। मैं ऐसे सिंपल ऐसे दिखा देती हूँ कि ये वेट ओके से मैंने रफ सी डायग्राम बनाई है, ठीक है। ये जिस तरह आपका डीएनए ट्विस्ट हुआ है, चलो यहाँ मैंने सीधा करके दिखा दिया है। तो इनमें भी कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन पे हम नहीं जा रहे, मैं आपको सिर्फ सिंपल करके बता रही हूँ। 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, ATGC, ठीक है। अब ये आपके पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर होना ज़रूरी है। जिस तरीके से हमने कंप्यूटर के अंदर हम कोड्स पढ़ते हैं ना, हर कंप्यूटर के अंदर एक प्रॉपर डेटा होता है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है, इस तरीके से इसमें भी कोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये कोड्स के बेसिस के ऊपर चल रहा होता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई एक कोड भी, यानी अगर यहाँ जो मैंने C दिखाया है, ये C की जगह कोई और कोड आ जाए तो उस डीएनए के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। आपने ये नाम सुना होगा अक्सर म्यूटेंट्स के नाम से कि भाई म्यूटेंट्स होते हैं, तो ये म्यूटेशन है, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब है एनी चेंज इन द जेनेटिक मेकअप, यानी ये जो हमने दिखाया इसमें कोई चेंज आ गया, ठीक है, डीएनए के अंदर कैसा भी चेंज है, ठीक। अब इस चेंज की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्ट इस डीएनए की वजह से बन रहा है, ठीक है, जैसे कोई एंजाइम बना रहा है बॉडी का, कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई स्ट्रक्चरल कह लो आपकी हाइट ग्रो करने के लिए कोई प्रोटीन बना रहा है, तो वो प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी हाइट रुक जाएगी, ठीक, और हाइट छोटी रह जाएगी, ठीक है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, वरना बहुत बुरी बुरी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से अक्सर लोगों की को ये क्या होता है, म्यूटेशंस की वजह से सेल्स डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक, और सेल्स क्या हो जाते हैं, एब नॉर्मल हो जाएंगे।
उन एबनॉर्मल सेल्स का क्या होगा कि वो सेल्स क्या बन जाएंगे, अल्टीमेटली कैंसर सेल्स बन जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो छोटी छोटी म्यूटेशंस हमारे डीएनए में आती हैं, कभी कभार ये कोई चेंज नहीं ला रही होती, ठीक है, और कभी कभार ये म्यूटेशंस बहुत बहुत बड़े बड़े डिवास्टेटिंग चेंजेस लाती हैं, जस्ट लाइक कैंसर। ठीक, अब भाई ये म्यूटेशन किस तरीके से होती है, इसके बहुत ज़्यादा वो हैं, जैसे कि यूवी लाइट है, ठीक है, रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, माइक्रोवेव ओवन की रेडिएशंस हैं, ठीक है, इसके अलावा एक्सरेज हैं, और आपके सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो हम खाने में अक्सर अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर रहे होते हैं, वो म्यूटाजेंस या कार्सिनोजेंस कहलाते हैं, वो भी हमारी बॉडी में हमारे डीएनए के साथ जाके छेड़छाड़ करते हैं और उसमें म्यूटेशंस जाते हैं, और म्यूटेशंस की वजह से पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से इनहेरिट होता है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं एक बार कि भाई जो ह्यूमन्स हैं, ठीक है, उनमें बेसिकली क्या है, ह्यूमंस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जब एक सेल बनता है, ठीक है, एक सेल है ह्यूमन, सही है, अब इस एक सेल से क्या होता है, फर्दर आपके पास मल्टीपल सेल्स बनते हैं। तो इस एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स मदर से भी मिलते हैं और फादर से भी मिल रहे होते हैं, ठीक है, यानी 23 क्रोमोसोम्स आपको मदर से मिलते हैं, 23 क्रोमोसोम्स फादर से मिलते हैं, जिससे मिलकर टोटल आपके पास 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। कह लो ये नंबर हर सेल के अंदर प्रिजर्व करना ज़रूरी है, अगर 46 ना हो तो बहुत ख़तरनाक बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, यानी पूरी की पूरा इंसान, जिसे हम वो लोग अक्सर थर्ड जेंस कह रहे होते हैं, ऑल्दो ऐसा कोई थर्ड जेंस मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला ने सिर्फ मर्द और औरत पैदा किया, इसके अलावा कोई और जेंडर पैदा नहीं किया है। वो इसी क्रोमोसोम के प्रॉब्लम की वजह से, होते वो मेल्स ही हैं लेकिन क्रोमोसोमल प्रॉब्लम की वजह से दे अपेयर लाइक फीमेल्स, ठीक है, तो कोई थर्ड जेंडर मौजूद नहीं है, तो ये आपका प्रिजर्व होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मदर और फादर से ये ट्रांसमिट होता है, ये एक बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होता है, फिर ये अल्टीमेटली जब मल्टीपल सेल्स बनते हैं तो ये जो है उस पूरे इंसान की बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, ठीक है। होपफुली मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो ये इसका इनहेरिटेंस पैटर्न है, और इसी तरीके से आपके पास जो बीमारियां होती हैं वो भी, अगर जीन्स के अंदर कोई बीमारी आ जाए या कह लो कोई जीन किसी के अंदर एब्सेंट है, ठीक है, वो जीन्स भी इसी तरह ट्रांसफ़र होती हैं विद इन जनरेशन, यानी एक फैमिली के अंदर अगर कोई बीमारी है और जेनेटिक हम सुनते हैं कि भाई इनके अंदर ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो वो जीन्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं ये जेनेटिकली लिंक्ड है या जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है। होपफुली मेरी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई भी आपका सवाल हो किसी भी किस्म का, यू कैन आस्क मी, ठीक है, आप मुझे यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट कर सकते हो, और यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज़ लर्न विद मिल्हा, राइट। सो मैं इस सारी बात को समराइज़ करती चलूँ, बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, एक्सपेंशन हो गई है इस टॉपिक की, बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है, सही। सो हमने ये बात पढ़ा कि भाई ह्यूमन सेल से मिलकर बनता है, सेल्स के अंदर आपके पास एक न्यूक्लियस मौजूद है जिसके अंदर DNA मौजूद होता है, और DNA क्या है, आपका बेसिक इनहेरिटेंस का यूनिट है, ठीक है, यानी मदर फादर से जो चीज़ें क्या ट्रांसफ़र होती हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, वो DNA के थ्रू हो रही होती हैं। और DNA इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, कह लो आपकी बॉडी का हर फंक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय DNA, ठीक है, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होगा जो DNA कंट्रोल ना करता हो, सही। सारी इन्फॉर्मेशन आपके DNA में, आपकी सारी कह लो, जिस तरह आपका रिकॉर्ड आपकी ID कार्ड से लिंक्ड होता है, इसी तरह आपकी सारा रिकॉर्ड DNA के साथ लिंक्ड है कि आपको कौन सी बीमारी होने के चांसेस हैं, कौन सी बीमारी आपको नहीं हो सकती, और कौन से फीचर्स आपकी बॉडी में मौजूद होंगे। और DNA के ही एक सेगमेंट को, या कह लो DNA के ही मल्टीपल सेगमेंट्स को हम जीन्स कहते हैं, और हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक जीन मौजूद है हमारी बॉडी में, ठीक। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीक का इंतज़ार कीजिएगा, फिर हम हाजिर होंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, और अपने राय कमेंट्स में और अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।